अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप इन एमसीक्यूज को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, एथेनॉल एंड मेथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। करेक्ट आंसर इज अल्फा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखिए, आपने एथेनॉल एंड मेथनॉल को जो सेपरेट किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी एथेनॉल और मेथनॉल में से ये जो दो कंपाउंड्स हैं इनमें से एक कंपाउंड आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला कंपाउंड आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और दूसरा कंपाउंड आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसके लिए आपने कंडीशंस याद रखनी है कि अगर तो ये दो कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस आपके पास पूरी हो रही हैं तो ये कंपाउंड आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन अगर आपके पास एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब देखिए, आप लोगों के पास जो दो कंडीशंस हैं वो ये है कि आपके पास अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और बीटा कार्बन के पास थ्री हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए। अब देखिए, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का आप सबको पता होगा कि कोई भी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ जो कार्बन अटैच होती है वो हमारे पास अल्फा कार्बन होती है और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होती है वो हमारे पास बीटा कार्बन होती है। अब मेथनॉल या एथेनॉल के केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप और कोहली ग्रुप यानी OH होता है। अब OH के साथ जो कार्बन अटैच होगी वो आपके पास अल्फा कार्बन होगी और जो अल्फा कार्बन के साथ होगी वो आपके पास बीटा कार्बन होगी। गॉट इट। अब आप मेथनॉल के केस में देखें, देखिए अल्कोहलिक ग्रुप के साथ प्रेजेंट है CH3OH है ना, यानी आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कार्बन जो है यानी जो अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम है। CH3OH है ना, अब ये 3H3 है तो ठीक है, आपके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आपके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास एक कंडीशन तो पूरी हो गई है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो बीटा कार्बन है ना उसके पास एटलीस्ट थ्री हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो मेथनॉल में तो हमारे पास बीटा कार्बन ही नहीं है, जब बीटा कार्बन ही नहीं होगा तो थ्री हाइड्रोजन एटम उसके पास कैसे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास पहली कंडीशन तो ठीक है लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मेथनॉल जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जब आप एथेनॉल की बात करते हैं तो एथेनॉल में आपके पास अल्फा कार्बन भी और बीटा कार्बन भी है और अल्फा कार्बन में देखिए आपके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और बीटा कार्बन में आपके पास थ्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी ये आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको कोई भी एमसीक्यूज आ जाए कि वो आपको दो कंपाउंड्स देके पूछें कि बताएं कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जिनमें ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं वो वाला कंपाउंड आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, दूसरा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज, द मास ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर इज अल्फा 0.55। अब देखिए, इस एमसीक्यूज को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। हम लोगों को पता है कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 मल्टीपल 10 की पावर -28 ग्राम्स एंड वन मोल है 6.02 मल्टीपल 10 की पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वन इलेक्ट्रॉन का मास किसके इक्वल होता है और वन मोल के पास कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो क्वेश्चन में अब इन्होंने पूछा है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास ऑफ। ठीक है, तो अब यानी वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास ऑफ, तो यानी अब आप लोग क्या करेंगे कि जो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे वन मोल के पास जितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.55 मिलीग्राम। गॉट इट। इसके अलावा अगर आप लोगों को मोल वाले एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है या मोल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे हम इन एमसीक्यूज़ को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर ascorbic एसिड? करेक्ट आंसर इज अल्फा विटामिन सी। Next MCQs. Which of the following noble gas is abundant in air? Correct answer is beta. Next MCQs. In K2MnO4, oxidation number of Mn is? Correct answer is alpha +6. अब देखिए, इस एमसीक्यूज़ को हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया है। K2MnO4, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम की भी पता है और ऑक्सीजन की भी पता है। अब जो K है हमारे पास पोटेशियम, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसके ऊपर वो क्या होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है।
तो पहले तो आप ये लिख लेंगे कि K2 है ना, तो आपने +1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो Mn है उसका आपने फाइंड करना है, और ऑक्सीजन में आपके पास -2 होता है, तो -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब आपके पास +2 K का है और -8 आपके पास ऑक्सीजन का आया है, ठीक है। अब -8 में से जब +2 किया जाएगा तो हमारे पास -6 आ जाएगा। अब देखिए जो टोटल चार्ज होता है ना हमारे पास K2MnO4 के पास, वो 0 होता है। तो हम लोगों ने अब ये जो हमारे पास पोटेशियम और ऑक्सीजन की आई है ना -6, अब हम लोगों ने मैंगनीज की इसके हिसाब से देखनी है। अब -6 में हम क्या प्लस या माइनस करेंगे कि हमारे पास ओवरऑल जो चार्ज है ना इस पूरे कंपाउंड के ऊपर वो 0 हो जाए। तो जब -6 में हम लोग +6 ऐड करेंगे ना, तो फिर हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा ना इसके ऊपर वो 0 हो जाएगा। अगर अब आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, आपने वो इसी तरह सॉल्व करना है। अब इस एमसीक्यूज में तो आपको K2MnO4 कंपाउंड दिया गया था ना, अगर फॉर एग्जांपल आपको KMnO4 कंपाउंड दिया जाता और आपसे फिर पूछा जाता कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो देखिए उस केस में तो हमारे पास +6 नहीं होगी ना। तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास KMnO4 होता है, तो देखेंगे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास +1 होता है, Mn का आपने फाइंड करना है, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -8 आ जाएगा। क्योंकि KMnO4 के केस में आपके पास पोटेशियम 1 नहीं होगा, तो इसलिए आपके पास +1 आएगा। जब आप -8 में से +1 करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। अब -7 में आप लोग क्या प्लस या माइनस करेंगे कि जो आपके पास ओवरऑल चार्ज होगा KMnO4 के ऊपर, वो 0 ही आएगा। तो जब आप -7 में +7 को ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल चार्ज होगा वो 0 आएगा, ठीक है। अगर KMnO4 पूछें और KMnO4 कंपाउंड दें और आपसे पूछें कि आप बताएं कि इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो वो +7 होगी। लेकिन अगर वो आपको K2MnO4 देकर पूछें कि आपके पास Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो वो +6 होगी। अगर अब इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपने वो इसी तरह सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज। करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू वेपर्स। करेक्ट आंसर इज अल्फा सब्लिमेशन। जी, अब आप लोगों को चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर का पता होना चाहिए। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज एवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड इज कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज फ्रीजिंग, एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस इज सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू सॉलिड इज डिपोजिशन। तो आपको ये सारी जो 6 टर्म्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि मेल्टिंग कब होती है, कंडेंसेशन हम कब कहते हैं, सब्लिमेशन जिस तरह एमसीक्यूज में पूछा हुआ था कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस इज, तो हमारे पास वो क्या था, सब्लिमेशन। अब ये आपको 6 में से कोई भी एमसीक्यूज देके पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज नाउन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास एवेपोरेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, उस पर मैंने बताया हुआ है कि जितनी भी ये हमारे पास मेल्टिंग है, एवेपोरेशन है, कि जितनी भी टर्म्स है ना, इन सब की मैंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं उस वीडियो में। इसके अलावा इनमें से कौन सा हमारे पास एंडोथर्मिक होता है और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। करेक्ट आंसर इज अल्फा डिपोजिशन। अब देखें आपको कैसे पता लगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। पता है कैसे पता लगा, अब इसका एक शॉर्टकट ये होता है कि जब भी आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाए ना, तो मतलब वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन देगा। लेकिन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आए तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। अब देखें जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, हमारे पास स्टेट्स ऑफ मेटल 3 होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप सॉलिड एंड लिक्विड की बात करेंगे, जो आपके पास सॉलिड लिक्विड की बात करेंगे, तो जो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा वो सॉलिड होगा। लेकिन जब आप लिक्विड और गैस की बात करेंगे, तो जो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। यानी जो सबसे ज़्यादा लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है वो सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड होता है और उसके बाद गैस होता है। तो अब आपने इस तरह इस शॉर्टकट को देखना है कि जब आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा तो वो आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन अगर कोई हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब मैं इन 6 टर्म्स का आपको बताती हूँ कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखें, जब कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड होगी तो हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है। सॉलिड हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट थी, लिक्विड हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है। तो जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, अब ये भी हमारे पास लो था ना, गैसेस से नीचे हमारे पास लिक्विड आता है। तो लिक्विड से जब लोअर एनर्जी स्टेट से ये हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रही है, दोबारा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब थर्ड देखें, कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड।
अब गैसेस हमारे पास ऊपर है और लिक्विड हमारे पास नीचे है, यानी अब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड नाउ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। अब लिक्विड जो है ये हमारे पास क्या है, ये हायर एनर्जी स्टेट पे है, और सॉलिड जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे है। अब जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इसी तरह जब सॉलिड से गैसेस की तरफ जाएगा तो देखिए सॉलिड जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट पे है और गैसेस हायर एनर्जी स्टेट पे है। तो ये अब जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, ये हमारे पास क्या देगा, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब हमारे पास गैसेस से दोबारा सॉलिड बनती हैं तो ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। गॉट इट। तो अभी इस एमसीक्यूज में देखें, इस एमसीक्यूज में इन्होंने हमसे पूछा हुआ था एक्सोथर्मिक कौन सा होगा। तो देखें जो हमारे पास डिपोजिशन होती है उसमें गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है ना, तो गैसेस हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट पे होता है, सॉलिड हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट पे होता है। जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, करेक्ट आंसर इज बीटा 4 डिग्री। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर बीटा कैसे है। अब जब आप पानी को फ्रिज में रखते हैं, आपके पास टेम्परेचर कम होता है और जब हमारे पास बर्फ़ जम जाती है तो देखें ना कि उसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। हम लोगों ने टेम्परेचर कम किया है तो वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तो यानी आपके पास जब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम फिर आपके पास डिक्रीज़ होगा। पहले जब आपने फ्रिज में रखा था तो टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज़ था और फिर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन जब आप उसे बाहर निकालेंगे तो आपके पास अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा और वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यानी डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज़ होगी तो डेंसिटी जो होगी वो हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर था वो बीटा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होगी वो हमारे पास मैक्सिमम डेंसिटी देगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा और जो हमारे पास इसका टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो गया है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट आंसर इज अल्फा HF। देखिए अगर वो एमसीक्यूज में आप लोगों को 4 ऑप्शंस में मॉलिक्यूल्स या 4 कंपाउंड्स देके पूछते हैं कि बताएं इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो आपको कैसे पता लगता है। इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, आपने ये शॉर्टकट याद रखना है। वो शॉर्टकट ये है कि देखिए जब आपको 4 कंपाउंड्स या 4 मॉलिक्यूल्स दे दिए जाते हैं ना, तो उसमें आपने देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है। इन चारों ऑप्शंस में से जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होगा। देखिए अगर 2 हमारे पास एटम है, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑफ कोर्स अगर उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है तो उन्हें तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज और डाउन द ग्रुप हमारे पास डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा होती है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो HF के दरमियान स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जब इसके दरमियान स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो इसे तोड़ना जो होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो रिक्वायर होगी। जब जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी इतना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब HF की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है HCl, HBr या HI की निस्बत, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज़्यादा आइटम होता है वो हमारे पास फ्लोरीन होता है। गॉट इट। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट वाले एमसीक्यू स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स बताए हैं कि आपको बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो कैसे आप उसे विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को बॉइलिंग पॉइंट वाले एमसीक्यूज में कन्फ्यूजन होती है तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी। Next MCQs, as the temperature of the ice rises, the ice melts its density. करेक्ट आंसर इज अल्फा इंक्रीज। अब इसमें वही शॉर्ट ट्रिक लगनी है जो हमने पीछे लगाई है, यानी जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। करेक्ट आंसर इज अल्फा NaCl. Next MCQs, which gas is likely to be most ideal? Correct answer is delta neon.
अब आपको कैसे पता लगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो डेल्टा है, नियोन है? तो आप लोगों ने एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो बेसिकली नॉन पोलर होती हैं नेचर में, और जो नॉन पोलर होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आइडियलिटी के साथ। तो जब हमारे पास नोबल गैसेस नॉन पोलर होंगी नेचर में, तो वो गैसेस जो होंगी वो आइडियल बिहेवियर को शो करेंगी। गॉट इट? इसके अलावा मैंने आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस की एक वीडियो भी बनाई हुई है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कोई भी आइडियल या नॉन आइडियल गैसेस में से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, ठीक है? तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? करेक्ट आंसर इज अल्फा एसिडिक एसिड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, किंग ऑफ मेटल्स इज? करेक्ट आंसर इज गोल्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशनल सर्विसेज को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? करेक्ट आंसर इज मीथेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल? करेक्ट आंसर इज डेल्टा 6। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबशेल में फाइंड करने का शॉर्टकट ये होता है। तो अब आप लोगों को एस, पी, डी एंड एफ सबशेल की एल वैल्यूज़ पता है। आपने शॉर्टकट में सिर्फ वो वैल्यूज़ को पुट करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एमसीक्यूज में मैंने आपके पास आपसे पूछा हुआ था कि पी सबशेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने शॉर्टकट में एल की वैल्यू पुट करनी है। पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? इसके अलावा क्वांटम नंबर वाले जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, शेल में से आए, सबशेल में से आए, या आपको ऑर्बिटल्स में से कोई भी एमसीक्यूज आए, इन सबको सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको क्वांटम नंबर वाले एमसीक्यूज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है तो। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ? करेक्ट आंसर इज अल्फा HClO4। अब देखिए, आपको कैसे पता लगा है इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर अल्फा है, HClO4 है? तो देखिए, जब वो एमसीक्यूज में आपको 3 ऑप्शंस दे देते हैं और 3 ऑप्शंस में आपको कंपाउंड्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताएं इन 3 कंपाउंड्स में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो आपने पता है क्या करना है, आपने इन तीनों कंपाउंड्स में जो सेंट्रल नॉन मैटर एटम होगा ना वो देखना है। इन तीनों कंपाउंड्स में से जिसका सेंट्रल नॉन मैटर एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगी ना, उतनी उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब आपके पास 3 कंपाउंड्स दिए गए थे, HClO4, H2SO4, H3PO4। आपने इन तीनों कंपाउंड्स में सेंट्रल नॉन मैटर एटम को देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो जब हम लोग ऐसे, अभी मैंने आप लोगों को पिछले एमसीक्यूज में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने बताया था ना कि आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आपने HClO4 में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, H3PO4 में P की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो जब आप फाइंड करेंगे आप देखेंगे कि HClO4 में Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो H2SO4 में जो सल्फर है और जो H3PO4 में P है उन दोनों से ज़्यादा है, ठीक है? तो जब HClO4 की हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर Cl की ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। फिर हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो H2SO4 की होती है और उसके बाद जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो H3PO4 की होती है। गॉट इट? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ, अगर आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा और बताइएगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज, which acid is present in the stomach? Correct answer is alpha hydrochloric acid. Next MCQs, which of following is not true about helium? Correct answer is beta toxic. Next MCQs, oxidation involves. Correct answer is losing of electrons. अब आप लोग एक दफ़ा ये टेबल भी देख लें, ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में हमारे पास क्या क्या होता है। इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इज एडिड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। And in reduction, decrease in oxidation state of an atom, addition of electrons, oxygen is removed and hydrogen is added। तो आप लोगों को इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट को वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। गोट इट?
Next MCQs. What is the chemical name of baking soda? Correct answer is alpha sodium bicarbonate. And the most important MCQs. Which gas is known as laughing gas? Correct answer is delta. Next MCQs. Which of following has maximum number of isotopes? Correct answer is 10. तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं, और ये जो व्हाइट बॉक्स के अंदर हैं ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। अब लाइक आपके पास क्लोरीन एंड ब्रोमीन के पास कितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं? 2 नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरह ये पूरा टेबल आप लोगों ने देख लेना है। अब सल्फर के पास कितने नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं? वो 4 होते हैं। निकल के पास 5 आइसोटॉप्स होते हैं। कैडमियम के पास 9 होते हैं। टिन के पास 11 होते हैं। सिल्वर के पास 16 होते हैं। अब देखिए ऑप्शंस में उन्होंने हमें सिल्वर नहीं दिया हुआ था, वरना हम कहते कि सिल्वर के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं। आपने चारों ऑप्शंस में से देखना होता है कि चारों में से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं। तो सिल्वर ऑप्शन में नहीं था, तो टिन ऑप्शन में था, तो 11 इसके होते हैं नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो टिन था। गॉट इट। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितनी शॉर्ट ट्रिक्स थी आप लोगों को सारी समझ आ गई होंगी। अगर किसी एमसीक्यूज़ की या किसी शॉर्ट ट्रिक की आपको नहीं समझ आई तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह लाजमी जवाब दूंगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।